नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मम्मी पापा पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, फिर मेरे बच्चों को छूना। यह सुन माँ बाप चुप रह गए। जी ने अपने बेटे के पास फोन किया। बेटा, अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ होगी तो तू बच्चों और बहू को लेकर इस साल गांव आ जा। बहू अपना और बच्चे दादा दादी का घर तो देख ले, तुम सबको देखने का मन करता है। महेश जी ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। हाँ पिताजी, मैं अपना कार्यक्रम बताता हूँ, देखता हूँ कब आना होता है। अभी आप फोन रखिए, जरूरी मीटिंग चल रही है, मैं व्यस्त हूँ। विवेक ने फोन रख दिया। क्या कहा मेरे बेटे ने? इन सर्दियों की छुट्टियों में तो आ जाएंगे ना, बड़ा मन करता है उससे मिलने का। और वो है कि उसे हमारी याद ही नहीं आती है। भला माता पिता कभी बच्चों को मिलने को बुलाते हैं? बच्चों को तो खुद ही मिलने आना चाहिए। पर ये आजकल के बच्चे भी बड़े मॉडर्न हैं, छुट्टियों में घूमने निकल जाते हैं, 2 दिन माता पिता के पास आकर नहीं रह सकते। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी चाहती हूँ विवेक मिलने आए, पर वो आता ही नहीं। देवकी जी ने भारी आवाज में कहा, फिर उनके पास ही बैठ गई। चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर कर आ गई और उन्होंने ठंडी सांस ली। ये विवेक बिना कितना बदल गया। पहले तो मुझे छोड़ता ही नहीं था, मेरा आंचल पकड़कर मेरे आगे पीछे होता रहता था। जब चाहे गोद में आकर लेट जाता था और घंटों बातें करता था। अब तो सप्ताह हो जाते हैं, फोन पर बात ही नहीं करता है। क्या उसे मेरी याद नहीं आती है? एक ही तो बेटा है हमारा, उसने भी मुंह फेर लिया है। आप बीमार रहते हो और अब हमारी उम्र भी हो चली। उम्र के इस मोड़ पर बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और बच्चे ही इस उम्र में दूर हो जाते हैं। देवकी, इतनी चिंता क्यों करती हो? वो इस बार जरूर आएगा, मेरा मन कहता है। फिर बच्चों का भी अपना भी परिवार बढ़ जाता है, वो उसमें भी व्यस्त रहते हैं, तो बूढ़े माता पिता के लिए समय कैसे निकालेंगे? शादी के बाद उनका अपना परिवार पहली प्राथमिकता हो जाती है। महेश जी देवकी को बहला रहे थे। हाँ, उनका अपना परिवार, उनके अपने परिवार में सिर्फ वो और उनके बच्चे ही आते हैं, उसमें बूढ़े माता पिता के लिए कोई जगह नहीं होती क्या? से ही जन्मे हमारे बच्चे हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। कैसा कलयुग आ गया है। देवकी जी हताश होकर बोली। देवकी जी उठकर रसोई में चली गई और चाय चढ़ा दी और पल्लू में अपना सिर छुपाकर रोने लगी। कहीं उनके पति को उनके रोने की आवाज सुनाई न दे जाए। चाय उबलती रही, उधर देवकी जी के मन की भावनाएं उबल रही थी। माँ का दर्द छलक रहा था, मन कर रहा था अभी उठकर विवेक के पास पहुँच जाऊं, पर विवेक तो अब उनकी पहुँच से दूर जा चुका था। विवेक दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। 8 घंटों की दूरी ज्यादा नहीं होती, बस आने की और अपनों से मिलने की चाह होनी चाहिए। लेकिन विवेक ऐसा नहीं किया। विवेक इंजीनियरिंग कर कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्य करता था। कंपनी की मालिक की बेटी का दिल उस पर आ गया और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया था। उसने घर पर शादी के लिए बताया तो देवकी जी खुश हो गई और बोली कि वो छुट्टियां लेकर आ जाए, सब मिलकर शादी की तैयारियां कर लेंगे। लेकिन देवकी जी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इकलौते बेटे की शादी भी वो मन से ना कर पाई। विवेक ने कहा, मम्मी आप और बाबूजी इधर आ जाइए। नित्या और मैंने मिलकर सब तैयारियां कर ली, आप तो बस हमें आशीर्वाद देने आ जाइए।
देवकी जी और महेश जी अपने ही बेटी की शादी में मेहमान बनकर गए। सारी तैयारियां हो चुकी थी। देवकी जी इतना महंगा होटल और इतनी सुंदर बहू देखकर हैरान रह गई। सब कुछ अच्छे से हो गया। फेरों के बाद देवकी जी ने कहा, विवेक, तुझे और नित्या को कुल देवी की दोख लगाने के लिए गांव चलना है। पर नित्या गांव जाने को तैयार नहीं थी। मम्मी, अभी तो हनीमून से आई हैं और नित्या को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना है, तो अभी तो हम आ नहीं पाएंगे। इस बार देवकी जी का सब्र टूट गया और वो समझ गई कि अमीर घराने की पढ़ी लिखी लड़की उनके गांव आना नहीं चाहती। हर बार कोई न कोई कारण बताकर मना कर देती है। का ब्याह होगा और बहू आएगी। देवकी जी इसी सपने को लेकर जी रही थी, पर अब वो खामोश रहने लगी। बेटे बहू कभी गांव नहीं आए। एक दिन अचानक सुबह विवेक का फोन आता है कि गांव आ रहा हूँ, तो देवकी जी खुशी से झूम गई। उसने सबको न्योता दे दिया और स्वागतम की पूरी तैयारियां की। सुबह जल्दी ही घर के आगे एक चमचमाती कार रुकी। उसमें केवल विवेक ही उतरा तो देवकी जी का चेहरा उतर गया। बहू नहीं आई, वो उदास शब्दों में बोली। नहीं माँ, बहू अपनी सहेली की शादी में विदेश गई है। 7 दिनों के बाद आएगी। मैं तो आ गया हूँ, आप खुश नहीं हो? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बस गांव वालों को बहू से मिलाना चाहती थी। अभी तक एक बार भी घर की लक्ष्मी घर पर नहीं आई। डेयरी पर चावल से भरा कलश को नहीं लुढ़काया। मंदिर की दीवार पर रोले से हाथों की निशानी नहीं छोड़ी। थाली उठाकर रखने की रस्म नहीं हुई। रसोई में चूल्हा पूजन नहीं हुआ। मुंह दिखाए की रस्म नहीं हुई और देवकी जी उदास हो गई। सब विवेक से मिलकर जा चुके थे। विवेक भी 2 दिन रहकर चला गया। महेश जी और देवकी जी उसे रोक नहीं पाए। के बाद भी विवेक ज्यादा नहीं आया। नित्या तो एक बार भी गांव नहीं आई। उसे अपने शहरी जीवन की चकाचौंध से फुर्सत नहीं मिलती थी। 2 साल बाद समाचार मिला कि बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अचानक मिली खबर से दोनों हैरान रह गए थे। एक, तूने बताया नहीं कि तू पिता बनने वाला है। इसकी भी कुछ रस्में होती हैं। 8वां पूजन होता है। जोड़े से कुल देवी की तोक लगाते हैं और बच्चा होने के बाद 9 दिन बाद सूर्य देव का पूजन होता है। मम्मी, ये सब पुराने रीति रिवाज हैं। नित्या नहीं मानती है। आप दोनों आ जाइए, मैंने टिकट बनवा दिए हैं। होटल में शानदार पार्टी है। दोनों दंपति चुप रह गए। उन्हें पता था कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। अपने पोते से मिलने की चाह लिए दोनों शहर चले गए। उन्हें एक शानदार होटल के कमरे में ठहराया गया। वहीं से वो दोनों नीचे पार्टी हॉल में गए। उन्होंने अपने पोतों को देखा और गोद में लेने के लिए मचल गए। जैसे ही पास गई तो बच्चे की आया कुछ अंग्रेजी में बोली। देवकी जी समझ नहीं पाई। विवेक ने समझाया, माँ, बाबूजी, पहले आप अपने हाथ पहले सैनिटाइज कीजिए, फिर बच्चों को लीजिए, वरना बच्चे बीमार हो जाएंगे। देवकी जी और महेश जी यह सुन चुप रह गए। देवकी जी ने हाथ सैनिटाइज किए, फिर बच्चों को गोद में लिया। ये कहावत सही है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। अपनी संतान के अंश को गोदी में लेकर उनका जीवन धन्य हो गया। पर यह खुशी थोड़ी देर की ही थी। उनका नामकरण नित्या की मम्मी ने किया और तभी विवेक ने बताया, आपकी कल सुबह की ट्रेन है, तो आप इसी होटल में रात को रहिए। वह यहीं से चले जाइए। पार्टी खत्म होने के बाद बेटा बहू उन्हें गुड नाइट बोलकर चले गए। देवकी जी के मन को धक्का लगा।
वो तो महीने भर रुकने के हिसाब से दोनों के कपड़े लेकर आई थी। अपने पोतों को लाड करूंगी, उनकी मालिश करूंगी, भी सुनाऊंगी, न जाने क्या क्या सोचकर आई थी। पर बेटे बहू ने एक बार भी घर चलने को नहीं कहा। अपने दिल में कसक लिए दोनों अपने गांव आ गए। सालों हो गए, अब वो और भी वृद्ध हो गए थे। कभी कभी साल में एक बार आ जाता था, पर बहू और पोते कभी नहीं आते। बच्चे भी अपनी माँ नित्या के रंग में रंगे हुए थे। गांव आना नहीं चाहते थे। शहर उन्हें रहने को बुलाते भी नहीं थे। दोनों जने बीमार रहने लगे। देवकी जी फिर भी रसोई का काम कर लेती थी, पर महेश ने बिस्तर पकड़ लिया था। वो हर साल भर त्योहार और छुट्टियों में अपने बेटे को सहपरिवार आने को कहते थे, पर विवेक कभी नहीं आता था। हर साल टालता जाता था। महेश जी की दवाइयाँ चल रही थी, घर का खर्चा भी मुश्किल से चल रहा था। दोनों दंपत्ति ईश्वर का नाम लेकर समय बिता रहे थे। देवकी जी अपनी संतान के लिए रोती थी। वो मजबूर थी। वो सोचती थी अब इस बुढ़ापे में तो बेटे बहू साथ रहने को बुला लेंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः एक दिन उनके पति ने अपने प्राण त्याग दिए। विवेक को फोन किया, पर वो जरूरी काम से विदेश गया था। पर बहू ने दोनों पोतों को भी दादा को मुख्य अग्नि देने के लिए आने नहीं दिया। देवकी जी रास्ता देखती रही, फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। देवकी जी ने अपने पति को मुख्याग्नि देकर उन्हें विदा किया। उनके आंसू सूख नहीं रहे थे। अब वो एकदम से अकेली रह गई थी। 10 दिनों के बाद विवेक आया, पर उन्होंने उस घर की चौखट पार नहीं करने दी और वही रुक गया था। अपने बाबूजी का अंतिम संस्कार करने भी नहीं आया। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था? तुझसे आज हर रिश्ता तोड़ती हूँ। ऐसी संतान होने से अच्छा था कि मैं बांझ ही रह जाती। कम से कम इतनी तो तसल्ली रहती कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और हाँ, अब तुझे इस घर में आने की, अपनी मम्मी को संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार और नौकरी को संभाल ले। मैं तुझसे अपनी मुख्याग्नि देने का भी हक छीनती हूँ। ऐसा बेटा किस काम का जो अपने माता पिता की ही अग्नि ना दे। देवकी जी भारी सदमे में थी और वही चक्कर खाकर फिर गिर गई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।